हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भुगतान शेष के अंक। जैसे 12 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में आपको अटेम्प्ट करना है वैसे ही लिख रखा है। एक एक करके पॉइंट देखते हैं। पहला है चालू खाता, पूंजी खाता, समुचित भुगतान शेष। चालू खाता, इसको हम करंट अकाउंट कहते हैं। चालू खाते का भुगतान शेष अल्पकालीन वास्तविक प्राप्तियों तथा भुगतानों का विवरण होता है, यानी कि ये शॉर्ट रन में अप्लाई होता है। कौन? चालू खाता कम समय के लिए अप्लाई होता है। इसमें दृश्य तथा अदृश्य दोनों मदों के आयात तथा निर्यात मूल्य शामिल होते हैं। दृश्य मदे सभी वस्तुएं, भौतिक वस्तुएं आ जाती हैं इसमें, और मूल्यवान धातुएं आ जाती है, उसे हम दृश्य मदे कहते हैं। अदृश्य मदों में सभी सर्विसेज आ जाती हैं, सेवाएं आ जाती हैं। वास्तविक सौदों को ही चालू खाते के सौदे कहा जाता है। जितने भी हम वास्तविक सौदे करते हैं उन सभी को ही हम चालू खाते के सौदे कहते हैं। इन मदों का कौन कौन सी मदें? दृश्य और अदृश्य। दृश्य और अदृश्य मदों का एक देश की अर्थव्यवस्था के आय पर, उत्पादन पर और रोजगार के स्तर पर सीधा सीधा प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। ठीक है। जब चालू खाते में घाटा मीन्स कमी आ जाती है, या अधिक मतलब ज्यादा हो जाए, पाया जाए तो प्राय पूंजी खाते की सहायता से उसमें संतुलन स्थापित किया जाता है। जब भी चालू खाते में घाटा आ जाता है तो पूंजी खाता उसे फिल करता है, पूरा करता है। और जब भी चालू खाते में अधिक हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है कुछ भी, तो उसे ट्रांसफ़र किया जाता है पूंजी खाते पे। समझिए फर्स्ट पॉइंट। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चालू खाते के मदे अथवा घटक, आइटम्स और कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट। फर्स्ट पॉइंट है दृश्य। देखो, हमने चालू खाते में दो चीज पढ़ी, दृश्य और अदृश्य। उन्हीं के बारे में हम इसके घटकों में पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट दृश्य है, वो मैंने आपको बताया। दृश्य भौतिक वस्तुएं और मूल्यवान धातुएं शामिल होती हैं किसमें? दृश्य मतों में। फिर सेकंड है हमारा अदृश्य मते। अदृश्य मते सभी प्रकार की सेवाएं अदृश्य मतों में शामिल की जाती हैं। व्यापारिक उद्यमों द्वारा प्रस्तुत सेवाएं, विभिन्न देशों के व्यापारिक उद्यमों जैसे जहाजी कंपनियां, बीमा कंपनियां, बैंक आदि द्वारा सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है। जितने भी बैंक कंपनियां होगी वो हमें सेवा देती है। जितनी भी सेवाओं का जो आदान प्रदान होगा वो सेवाएं अदृश्य मतों में शामिल की जाती है। फिर है विशेषज्ञों की सेवाएं। प्रत्येक देश विदेशी विशेषज्ञों जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, सैनिकों आदि की सेवाओं का लाभ उठाता है और अपने देश के विशेषज्ञों की सेवाएं अन्य देशों को प्रस्तुत करता है। विदेशों से प्राप्त सेवाएं आयातों में, जितनी भी सर्विसेज हमें विदेशों से मिलती हैं उसको हम आयात में गिनते हैं। और विदेशों को प्राप्त सेवाएं और जितनी भी सर्विसेज सेवाएं विदेशों को प्राप्त की जाती हैं उसको हम निर्यातों में गिनते हैं। हमारी तरफ से जो जाएंगी उनको हम निर्यातों में, और उनकी तरफ जाएंगी उनको आयातों में काउंट करेंगे। अब मान लीजिए कि आपको भारत में अच्छे इंजीनियर नहीं है, तो हम कहीं दूसरे देश से अच्छे इंजीनियर मंगाएंगे और उस काम को पूरा करेंगे। ठीक है। तो हमने क्या करा, दूसरे देश से डॉक्टर इंजीनियर मंगाकर हमारे देश में उनसे काम करवाया, सर्विस ले उनकी। ठीक है। और यहाँ से भी बिल्कुल इसी तरीके से अगर कोई देश गरीब है और वहाँ पर अच्छे डॉक्टर और इंजीनियर नहीं है, हमारे यहाँ पर है, तो हम यहाँ से उस देश में वहाँ डॉक्टर और इंजीनियर को भेज देंगे, वहाँ पर वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। इस पॉइंट में ये बताया गया। फिर नेक्स्ट है यात्राएं। भुगतान शेष की मुख्य अदृश्य मदों में यह एक है। ये यात्राएं व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मेलनों तथा सैर सपाटों से संबंधित हो सकती हैं। अब कितने टूरिस्ट हमारे यहाँ पर आते हैं और हमारे मॉन्यूमेंट को देखते हैं। यहाँ के लोगों को उससे रोजगार प्राप्त होता है।
ठीक है। उनकी इनकम बढ़ती है क्योंकि वहाँ बाहर से कोई व्यक्ति आएगा, यहाँ पर कोई चीज़ देखेगा तो उसको रहने का, खाने का, ये सब चीज़ें एक्सपेंसेस तो देने पड़ेंगे ना, तो उससे हमारे देश को फ़ायदा होगा। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम कहीं और जाएंगे, वहाँ पर हम किसी मोन्यूमेंट, हिस्टोरिकल चीज़ को देखेंगे तो उनका फ़ायदा होगा। ठीक है, इस पॉइंट में ये बताया हुआ है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, निवेश आय। ब्याज, लगान, लाभांश तथा लाभ की भुगतान शेष की अदृश्य मदों के अंग होते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर एक व्यक्ति को ऐसा लगता है भारत की इकोनॉमी अच्छी नहीं है, ग्रोथ नहीं कर रही, वो डॉलर में इन्वेस्ट कर लेगा। ठीक है, और किसी और को ऐसा लगता है कि भारत की करेंसी ग्रोथ कर रही है, तो वो यहाँ इन्वेस्ट कर लेगा। इससे भी सेवाओं का आदान प्रदान होता है। ठीक है। सरकारी सौदे। प्रत्येक सरकार अपने दूतावास, उच्च आयुक्तों की कार्यालय, ठीक है, उच्च कार्यालय, कोई भी कार्यालय खोल देती है दूसरे देश में जाकर सरकार अपने फायदे के लिए, और दूसरे देश की सरकार यहाँ पर कोई कार्यालय, ठीक है, खोल दे, तथा अन्य मिशन विदेशों में स्थापित करती है, यानी कि नीतियां लगाती हैं और उनके रख रखाव पर उसे खर्च करना पड़ता है। कोई कार्यालय किसी दूसरे देश में लगा लिया, वो ऐसे तो चलेगा नहीं बिना पैसों के, वहाँ पर लोग भी होंगे, उनको पैसे भी देने पड़ेंगे, तो ये खर्च हो गया ना। और दूसरे देश हमारे यहाँ पर करेंगे तो उनके लिए यहाँ पर खर्च हो गया। तो जो हम बाहर करते हैं उसको निर्यात खर्च, और जो आयात करते हैं दूसरे देश से हमें फ़ायदा होगा ना, कि अगर यहाँ पर कोई कार्यालय वगैरह खुलता है तो वहाँ का पैसा यहाँ पर खर्च होगा। तो इस तरीके से उस पर, उन कार्यालयों पर खर्च किया जाता है। ऐसे खर्चों को देनदारी में मान लिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को दिए जाने वाले चंदे भी इसी श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। किस श्रेणी में? देनदारी में शामिल किए जाते हैं। कोई बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, किसी देश को, कुछ ज़्यादा गरीब है वो देश, तो सभी देश उसकी मदद करते हैं एक चंदे के रूप में। तो कई ट्रस्ट होते हैं या कई संस्थाएं होती हैं, उनको हम पैसे देते हैं, तो उन पैसों को हम देनदारी में शामिल करते हैं। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पूंजी खाता। हमने पहला चालू खाता पढ़ा, फिर अब पूंजी खाता पढ़ रहे हैं। पूंजी खाते में क्या क्या होंगे? पूंजी खाते का संबंध वित्तीय स्रोतों से होता है। इसमें सभी प्रकार के अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन अंतर्राष्ट्रीय पूंजी अंतरण। उसमें चालू खाते में हम सिर्फ अल्पकालीन को पढ़ रहे थे, शॉर्ट रन में क्या क्या होगा। इसमें शॉर्ट रन भी होगा और लॉन्ग रन भी होगा, कम समय के लिए भी और लंबे समय के लिए भी। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पूंजी अंतरण, स्वर्ण प्रवाह, निजी खाते के भुगतान। पूंजी खाते में हम किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे? स्वर्ण प्रवाह के बारे में, निजी खाते के भुगतान, एक पर्सन, निजी खाता तो होगा ना, जैसे कि मेरा खाता है, वो पर्सनल खाता होगा, निजी खाता, उससे कितने भुगतान हुए हैं। राष्ट्रीय संस्थागत खाते, अब देश के भी खाते होते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं, उनके राष्ट्रीय के खाते होते हैं, उन्होंने कितना भुगतान किया। तथा प्राप्तियों व सरकारी ऋण, कि सरकार के पास कितना ऋण है, कितना कर्ज है, भारत के ऊपर कितना कर्ज है, कैसे समझो। ब्याज, अनुदान आदि, कितना अनुदान दिया है, ये सभी चीजें हम पूंजी खाते में पढ़ते हैं। समझ गए। फिर आता है सम्मिलित होते हैं। पूंजी खाते के अंतर्गत सभी सौदे केवल वित्तीय स्रोतों से संबंधित होते हैं, यानी कि धन से संबंधित होते हैं। ठीक है। उसमें हम क्या पढ़े थे चालू खाते में? सर्विसेज और वस्तुओं के बारे में। इसमें सभी चीजें जो हैं वो धन से संबंधित होगी, वित्तीय स्रोतों से संबंधित होगी। अतः उनका देश की अर्थव्यवस्था के आय, उत्पादन तथा रोजगार के स्तर पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता। पहले वाले में प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ रहा था सीधा सीधा, पर इसमें
प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ेगा। सीधा सीधा प्रभाव पड़ना होता है कि कोई एक व्यक्ति है उसके ऊपर डायरेक्ट प्रभाव पड़े, और इनडायरेक्ट क्या होता है कि लगाया किसी और पर जाए, अगर वो शिफ्टिंग ऑफ टैक्स के बारे में हमने पढ़ा था ना, वो चीज है यहाँ पर। पूंजी खाते के मध्य अथवा घटक निजी विदेशी ऋण प्रवाह। निजी क्षेत्र द्वारा प्राप्त किए गए विदेशी ऋण जमा मद व वापस किए गए ऋण नाम मद में गिने जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है इसका, पहला घटक है बैंकिंग पूंजी में प्रवाह। केंद्रीय बैंक के अतिरिक्त, मतलब आरबीआई है भारत का सेंट्रल बैंक, उसके अतिरिक्त अलावा बैंकिंग पूंजी का अंतर प्रवाह जमा मद में, ठीक है, और वह नाम मद में गिनती किया जाता है। उससे जो भी सेंट्रल बैंक लेनदारी देनदारी करेगा, उसके अलावा बैंकिंग पूंजी के अंतर डिफरेंस को प्रवाह जमा मद में शामिल किया जाएगा, और जितना जो बच गया उसे नाम मद में गिना जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट, सरकारी पूंजी का लेन देन। सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा, सार्वजनिक क्षेत्र कौन से होते हैं? पार्क, सरकारी हॉस्पिटल, जो सभी के लिए होते हैं। विदेशों से व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से प्राप्त होते हैं। ठीक है, ऋण जमा खाते में, और वापस जो भी ऋण है उसे हम जमा खाते में डालते हैं, और जो वापस किए गए ऋण हैं जो हमने झुका दिए, दे दिए, को हम नाम खाते में दर्शाते हैं। कोष मौद्रिक सोना एवं SDR, केंद्रीय बैंक के स्वर्ण भंडार, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये क्रय किए गए SDR व ऐसे ही दूसरे पूंजी व्यापार में परिवर्तन आदि जमा पक्ष, इन मदों से संबंधित समस्त प्रकार की भुगतान नामद पक्ष को प्रकट करते हैं। क्लियर होगा, इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, कुछ ना समझ आए तो पूछ लेना। स्वर्ण प्रवाह, जब एक देश का बैंक सेंट्रल बैंक होता है, यानी कि हमारे देश का बैंक RBI है। जब एक देश का बैंक विदेशों से स्वर्ण का क्रय करता है, दूसरे देश से जो सोना है वो मंगवाता है, तो वह विदेशी विक्रयों को भुगतान करता है। तो वो क्या करता है? विदेशी विक्रयों का भुगतान करता है। इसलिए उसको अपने भुगतान शेष में देनदारी पक्ष एवं इसके विपरीत, इसके उलट, यदि वह स्वर्ण विक्रय करता है तो लेनदारी पक्ष में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है समुचित भुगतान शेष। ये थर्ड पॉइंट है। हमने चालू खाता पढ़ा, पूंजी खाता पढ़ा, तीसरा है समुचित भुगतान शेष। एक देश के चालू खाते तथा पूंजी खाते का कुल जोड़, अभी हमने चालू खाता और पूंजी खाता दोनों पढ़ा, उनका अगर कुल जोड़ कर दिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? समुचित भुगतान शेष द्वारा दर्शाया जाता है। उन सभी गतिविधियों को, लेन देन को हम समुचित भुगतान शेष द्वारा दिखाते हैं, दर्शाते हैं। यह सदैव संतुलन में होता है, और ये हमेशा संतुलन में होगा। जैसे चालू खाता कभी असंतुलन में होता था तो उसे पूंजी खाता संतुलन में कर देता था, पर समुचित भुगतान शेष ये हमेशा संतुलन में रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि चालू खाते के घाटे को पूंजी खाते के अधिक्य से पूरा किया जाता है। जब भी चालू खाते में कोई घाटा हो जाता है तो उसे कौन पूरा करता है? पूंजी खाता। और चालू खाते के अधिक्य को पूंजी खाते के घाटे से पूरा किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार पूंजी खाते के घाटे अथवा अधिक्य को चालू खाते के अधिक्य अथवा घाटे द्वारा पूरा किया जाता है। यानी कि अगर कुछ चालू में कमी आ गई तो पूंजी उसकी हेल्प करेगा, और पूंजी में कमी आ गई तो चालू हेल्प करेगा। समझ गए इस चीज को? फिर इसके घटक देख लेते हैं, या भुगतान शेष के अन्य मदे देख लेते हैं। फर्स्ट है भूल चूक। भूल चूक भुगतान शेष के खातों में संतुलन लाने वाली एक मद है। सौदों की संख्या अत्यधिक होने के कारण
सौदों की संख्या, हम कितने ले रहे हैं सामान और कितना सामान दूसरे कंट्री को दे रहे हैं, उसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। यह संभव नहीं होता कि सभी का 100% सही रिकॉर्ड रखा जाए। बिल्कुल सही बात है कि इतनी ट्रांज़ैक्शन होती है, इतनी लेन-देनदारी होती है, उसका जो रिकॉर्ड है उसको सही तरीके से रखना संभव नहीं है। इसलिए भूल-चूक सौदे का रिकॉर्ड रखने में हुई गलती को दर्शाने वाली मत है। कि एक ऐसा पोर्शन भी इन्होंने रखा है जिसमें अगर हमें कोई गलती हो जाती है तो उस लेन और देनदारी को उस भूल-चूक वाली कैटेगरी में हम दोबारा दर्शा सकें। सरकारी रिज़र्व सौदे, सेकंड पॉइंट, सरकारी रिज़र्व सौदे भुगतान शेष के अन्य सभी सौदों में भिन्न होते हैं, डिफरेंट होते हैं सभी से, ठीक है। ये सौदे केवल सरकार या सरकार की ओर से देश के केंद्रीय बैंक द्वारा किए जाते हैं। ये जो सौदे होते हैं ना, अलग होते हैं सभी से, क्यों? क्योंकि ये जो सौदे हैं केवल केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी या किसी भी देश का सेंट्रल बैंक करेगा, ठीक है। ये सौदे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों को ध्यान में रखकर किए जाते हैं और जितने भी ये ट्रांजैक्शन या सौदे होंगे वो उस देश की आर्थिक नीति को ध्यान में रखकर ही किए जाएंगे। इसमें निम्नलिखित सौदों को सम्मिलित किया जाता है। वो कौन से हैं? देश के सरकारी रिजर्व, सरकार के पास विदेशी विनिमयों के रिजर्व, विदेशों में सरकार के खर्चों को पूरा करने के लिए ये रिजर्व बढ़ भी और घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं और रिजर्व घट भी सकते हैं। रिजर्व के घटने का अर्थ है, अगर घट जाता है रिजर्व तो इसका अर्थ है विदेशी विनिमय का क्रय, और इसके बढ़ने का अर्थ है विदेशी विनिमय का विक्रय, ठीक है। सरकारी रिजर्व में परिवर्तन करके सरकार विदेशी विनिमयों की पूर्ति और मांग की स्थिति में परिवर्तन लाती है, डिमांड और सप्लाई में चेंज लाती है। ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में विनिमय दर को प्रभावित करने के लिए भी किया जाता है।